विष्णु ने अपने समाज के बाहर शादी की थी, इसलिए उसे गांव से दूर रहने की सजा मिली थी। विष्णु अपर्णा अपनी बेटी पल्लवी के साथ खाड़ी के पास रहते थे। रोज सवेरे विष्णु मजदूरी के लिए दूसरे गांव निकल जाया करता। रास्ते में वो पल्लवी को उसके स्कूल छोड़ता था। यहाँ घर में अपर्णा अकेली रहती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी उसके पास समय बचता था, इसलिए वो खाड़ी से मछलियाँ पकड़ती। रोज मछलियाँ पकड़ पकड़ कर अपर्णा इस काम में माहिर हो चुकी थी। अब वो अपने हाथ से ही मछलियाँ पकड़ सकती थी। ये हुई ना बात, आज तो मछली फ्राई बनाऊंगी। जो भी मछली अपर्णा खाड़ी में पकड़ती थी उसे वो घर ले जाकर साफ करके पकाया करती थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है स्वाद भी अच्छा ही होगा। शाम को जब विष्णु और पल्लवी घर लौटते थे तो अपर्णा उन्हें खाने के साथ साथ मछली भी देती थी। चक्कर बताइए आज कैसी बनी है? अम्मी, इसमें चखना क्या है? आपने बनाई है तो जायकेदार ही होगी। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ अम्मी, मैं जब आपके हाथ की बनी मच्छी अपने दोस्तों को खिलाती हूँ ना, तो वो लोग पूरा डिब्बा चट कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि तेरी अम्मी बहुत अच्छी मछली बनाती है। अच्छी बात है। हाँ हाँ, मछली तो तुम बहुत ही लजीज बनाती हो पन्ना, इसमें कोई शक नहीं है। मछली से याद आया, मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज ज्यादा मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में फरोख्त करूँ। इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, बेच तो सकती हो, तुम्हें तो मछलियाँ पकड़ना भी आता है। हाँ, तो कल से ही काम की शुरुआत करती हूँ। अगले रोज अपर्णा ने कई सारी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन्हें एक टोकरी में भरकर बाजार की तरफ रवाना हो गई। ताजी ताजी मछलियाँ आज की पकड़ी गई, बिल्कुल ताजी मछलियाँ। मीठे पानी की मछलियाँ हैं क्या? नहीं दीदी, खारे पानी की मछलियाँ हैं, खाड़ी की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कई लोग अपर्णा के पास मछलियाँ देखने आए, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने मछलियाँ खरीदी। ये देखकर अपर्णा गमगीन हो गई। कोई बात नहीं, आज का पहला दिन है, हो सकता है कि कुछ दिनों में मछलियों की फरोख्त अच्छी हो। अपर्णा ने खुद को दिलासा दिया और टोकरी लेकर घर की जानिब चल पड़ी। अगले रोज भी अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ ली और उन्हें फरोख्त करने के लिए बाजार पहुँची। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। आज भी वही हाल था, मछलियाँ बिक ही नहीं रही थी। ऐसा कई रोज तक चलता रहा और फिर अपर्णा पूरी तरह निराश हो गई। वो मछलियों की भरी हुई टोकरी लेकर घर पहुंची। उदास होकर उसने खाना बनाया। विष्णु जब घर लौटा तो वो समझ चुका था कि उसकी बीवी का मूड खराब है। क्या बात है अपर्णा? कि मछलियाँ फरोख्त करके कुछ पैसे कमाऊंगी, पर मेरी मछलियाँ तो कोई खरीदता ही नहीं। अरे मछलियों की बजाय अगर तुम अपना मछली भात बेचती तो सब खरीदते। आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। तुम जायकेदार मछली भात बनाती हो और मछलियाँ खुद ही पकड़ती हो, तो तुम कीमत भी कम रख सकती हो। एक बार सोच कर देखो। विष्णु ये बात बोलकर घर के बाहर चला गया और अपर्णा इस बात के बारे में सोचने लगी। सभी लोग मेरी मछली भात की तारीफ करते हैं, तो मैं एक बार कोशिश करके देख ही सकती हूँ। मुझे तो वैसे भी पैसे ही कमाने हैं, मछली से कमाऊं या फिर मछली भात से, क्या फर्क पड़ता है। अब अपर्णा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो एक और कोशिश करने के लिए तैयार थी। अगले दिन अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ ली और फिर उन मछलियों को पकाया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो अपर्णा ने एक डिब्बे में मछली और दूसरे डिब्बे में भात भर लिया और वो झोला लेकर घर से बाहर निकल गई। अपर्णा बाजार पहुंची। मछली भात, बस 25 रुपए में मछली भात। मछली भात सुनते ही खरीदार खींचे चले आए। ताजा मछली है ना?
हाँ, आज सुबह ही पकाई है। ठीक है, मुझे 1 प्लेट दे दो। अपर्णा ने उस आदमी को 1 प्लेट मछली भात दे दी। वो आदमी वहीं खड़े रहकर खाने लगा। उसकी मछली की खुशबू फैलने लगी और कई और ग्राहक अपर्णा के पास आए। मुझे भी 1 प्लेट देना। जी, जैसे जैसे ग्राहक आते जा रहे थे, अपर्णा सभी को मछली भात देती जा रही थी। वो खुश थी। हर प्लेट के उसे 25 रुपए मिल रहे थे और थोड़ी देर में ही उसका सारा मछली भात खत्म हो गया और वो अपने घर की जानिब चल पड़ी। शाम को जब विष्णु घर आया तो अपर्णा ने विष्णु के सामने जलेबी रख दी। जलेबी? अरे ये किस खुशी में? आप खाइए तो बताती हूँ। वो लोग जलेबी खा रहे थे और अपर्णा ने उन लोगों को आज का किस्सा सुनाया। मैं कहता था ना कि तुम्हारा मछली भात बहुत बिकेगा। अब लाओ, मुझे भी मछली भात खिलाओ। अरे रे, वो तो सारा खत्म हो गया। क्या? और उस रोज से अपर्णा की मछली भात का कारोबार चल पड़ा। लोग इंतजार करते थे कि कब अपर्णा बाजार आएगी। अरे वो देखो, मछली भात वाली आ गई। उसके आते ही उसके आसपास भीड़ जमा हो जाया करती। अपने कमाए हुए पैसों से अपर्णा ने घर की मरम्मत करवाई। विष्णु भी अपर्णा का हाथ बटाने लगा मछली भात बनाकर बेचने में। विष्णु ने मजदूरी करनी छोड़ दी। मियाँ बीवी मिलकर मछली भात बेचने लगे। बाजार में उनकी दुकान भी खुल गई थी। मछली भात का कारोबार चल पड़ा और थोड़ी ही दिनों में पूरे गांव में अपर्णा मछली भात वाली मशहूर हो गई। उसका पूरा परिवार इसी काम में उसका हाथ बटाने लगा। महाराष्ट्र के एक छोटे शहर में कमला और रोशनी रहा करते थे। कमला बेवहार होने की वजह से बहुत गरीब और गरीबी से रोशनी और खुद को पाला था। कभी किसी के घर खाना बनाकर तो कभी बर्तन धोकर, लेकिन रोशनी को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और रोशनी का पूरा ख्याल रखा। कमला ने अपने गहने रहन रखकर रोशनी को हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन रोशनी अपनी मस्ती और गैर समझी से पास नहीं हो पाई। पिछले 3 साल से 10वीं का इम्तिहान दे रही हो, इस बार भी फेल हो गई। मैंने तो सोचा था बड़ी होकर घर की तकलीफें दूर करोगी, पर कम करने की बजाय तुम तो बढ़ा रही हो। अब मुझे तालीम हासिल नहीं करनी और आप जबरदस्ती करोगे तो यही होगा ना। इसका हल है मेरे पास। तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवानी पड़ेगी। सिर्फ नाम की रोशनी हो, घर और जिंदगी में तो अंधेरा ही कर रखा है। कमला अपनी बेटी रोशनी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी एक मछुआरे सुशील से हो जाती है। रोशनी के विदाई के वक्त कमला कहती है, बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकी। इस सफेद साड़ी के अलावा मेरे पास है ही क्या। क्या क्या कहा आपने? आप तो मेरी नाक कटवा रही है। बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रहेगी? और सफेद साड़ी देखकर आप रोशनी को भी बेवार करना चाहती है क्या? आपने जितना कुछ किया है मेरे लिए उतना बहुत है। इस सफेद साड़ी को मैं आपकी याद में हमेशा साथ रखूंगी। कमला ने वो सफेद साड़ी देकर रोशनी को अपने घर से विदा कर दिया। कुछ महीने बीत चुके थे। अपनी नाकामयाबी के पीछे भी सुशील कमला को दहेज के लिए बहुत ताने मारा करता था। इस सफेद साड़ी को जो लेकर आई हो, इससे खाना नहीं बनने वाला। आ गई बस मुंह उठाकर। आप खुद मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं और मुझे ताना मार रहे हैं। ये क्या बात हुई? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, अनपढ़ गवार कहीं की। हट जाओ मेरे रास्ते से। सुशील के डांटने से रोशनी घर पर रोने लगी, खुद को बहुत कोसने लगी और वहाँ से रूठकर अपने मायके चली गई। और वहाँ जाकर अपनी अम्मी को सारी बातें बताना चाहती थी, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि कमला की तबीयत बहुत नासाज है। अम्मी, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। आपने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने अपनी दुनिया अलग बसा ली है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए, वहाँ मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। सुशील को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अम्मी,
आपको मेरी कसम है, आपको वहाँ चलना ही होगा। रोशनी जबरदस्ती अपनी माँ को अपने घर यानी ससुराल ले जाती है, जो सुशील देखकर तिलमिला उठता है। मुझे तो लगा था तुम कभी नहीं आओगी, और आई भी तो अपनी अम्मी को साथ लेकर आ गई। आप अब नफरत क्यों करने लगे हो हमसे? ये सब करके आपका मछलियों का धंधा चलने लगेगा क्या? तो क्या तुम्हारे शादी में दिए हुए दहेज में उस सफेद साड़ी से चलने लगेगा क्या? सुशील और रोशनी का झगड़ा देखकर कमला परेशान हो जाती है और बिना कुछ खाए पिए उनके घर के बाहर चटाई लगाकर सोने की कोशिश करती है, पर सो नहीं पाती। मुझसे मेरे बच्चे की तकलीफ देखी नहीं जा रही है, मुझे ही कुछ करना होगा। घर की परेशानी देखकर कमला वहां पर एक खत लिखकर और उसे उस दहेज वाली सफेद साड़ी पर रखकर छोड़ जाती है। कमला के जाने के बाद कबर्ड में रखी हुई साड़ी से बहुत तेज रोशनी आ जाती है। रोशनी इतनी तेज होती है कि पूरा कमरा चमक उठता है। उसे देखकर दोनों मियाँ बीवी चौंक उठते हैं। ये रोशनी उस कबर्ड से आ रही है, वहाँ तुमने क्या रखा था? वहाँ पर तो खास कुछ भी नहीं है, रुकिए मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। नहीं, तुम नहीं, मैं जाकर देखता हूँ, तुम्हें कुछ हो गया तो? सुशील जैसे ही उस कबर्ड को खोलकर देखता है, वहाँ उसे वही सफेद साड़ी और खत नजर आता है। ये तो अम्मी की चिट्ठी है, उनकी लिखावट बिल्कुल ऐसी है। जरा पढ़िए इसे, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में एक अबला बनकर तुम्हें ये साड़ी दी है, यही तुम्हारी जिंदगी का सुख भी बनेगा। जिंदगी भर मुझे लोगों ने इस सफेद साड़ी की वजह से बहुत ताने मारे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी। तुम जब भी इस सफेद साड़ी पर पानी और सिंदूर से लिखकर कुछ भी मांगोगी तो ये साड़ी वो तुम्हें दे देगी। मेरी फिक्र मत करना, मैं पूरे 1 साल बाद तीर्थ यात्रा करके वापस आ जाऊंगी, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, एक बार लिखा हुआ सिंदूर मिटेगा नहीं और इस सफेद साड़ी पर रंग चढ़ता जाएगा, उतनी ही इसकी दिव्य शक्तियाँ कम होती जाएंगी। आपके तानों ने मुझे मेरी अम्मी से दूर कर दिया और आपको शर्म भी नहीं आ रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन हमें इस जादुई साड़ी का एक बार तो इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारी माँ दोबारा लौटकर सही सलामत आ जाएगी। सुबह होते ही सुशील ने जादुई सफेद साड़ी निकाली और उसमें सिंदूर से लिखा अपने मछुआरे के धंधे के बारे में, और अपनी नाव लेकर वो समंदर में चला गया। जैसे ही सुशील नाव लेकर समंदर में उतरा, सारी मछलियां अपने आप जाल में फंसने लगी। ये सब देखकर सुशील अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। इतनी सारी मछलियाँ, ये जरूर उस सफेद जादुई साड़ी का कमाल है। मैं जिन्हें हमेशा कोसता रहा, उन्होंने मेरा घर बसा दिया। सुशील दिन के सारे कारनामे घर जाके रोशनी को बताता है। तब रोशनी कहती है, ये सब मेरी माँ की ममता और उनके पुण्य का कमाल है। वो जब तीर्थ यात्रा करके वापस आएंगी तो हमें इस तरह से खुश देखकर वो भी बेहद खुश हो जाएंगी। अब हम इस तरीके से बिल्कुल नहीं रहेंगे, अच्छी और कामयाब जिंदगी जिएंगे। जब भी सुशील और रोशनी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, वो फौरन माँ की जादुई सफ़ेद साड़ी पर सिंदूर से लिखकर उसे हासिल कर लेते। देखते ही देखते 1 साल बीत चुका था। अब सुशील मछलियों का बहुत बड़ा धंधे वाला बन गया था। बड़ा सा घर और बड़ी गाड़ियाँ सुशील के घर के बाहर खड़ी रहती थी। अब इस साड़ी में कोई जगह ही नहीं बची लिखने की, वरना मैं और माला माल हो जाता। हमारी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी, इतना पैसा जमा कर लिया है। पता नहीं तुम्हारी माँ ने सिर्फ एक ही साड़ी क्यों छोड़ी, एक और छोड़ देती तो क्या जाता। पूरी की पूरी जादुई साड़ी सिंदूर से लाल हो चुकी है। सुशील और रोशनी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर रोशनी की अम्मी हज से वापस आ गई। आते ही उन्होंने बड़ा सा घर और बड़ी गाड़ियाँ देखी। अपनी बेटी को गहनों से घिरा हुआ देखकर वो बहुत खुश हुई। अपनी अम्मी को देखकर रोशनी उनके पास गई और कहने लगी, अम्मी, मैंने आपका कितना इंतजार किया। हम पर इतना बड़ा एहसान कर कर आप कहाँ चली गई थी? सलाम अम्मी,
मैं आपका किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप बैठ जाइए, थक चुकी होंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों को खुश देखकर मेरा मन बेहद खुश हो गया है। ये लो मेरी तीर्थ यात्रा का प्रसाद। लेकिन सुशील के मन के लालच ने एक सवाल पूछ ही लिया। क्या आप हमें एक और सफेद जादुई साड़ी नहीं दे सकती है? हमारी कुछ मांगे और भी है। मुझे अच्छे से पता था बेटा कि तुम ये बात जरूर कहोगे। पिछली सफेद साड़ी पूरी लाल हो चुकी है, ये बात भी मुझे पता है। जैसे ही सुशील और रोशनी ने ये बात सुनी, दोनों दंग रह गए और कहने लगे, अम्मी, आपको ये बात कैसे पता कि साड़ी लाल हो गई है? जितनी बार उस साड़ी पर तुमने सिंदूर से कुछ लिखा, उतनी बार मुझे तीर्थ यात्रा करते वक्त तकलीफें हुई। तकलीफें यानी? हम कुछ समझे नहीं। जब भी तुम सिंदूर से मेरी साड़ी पर कुछ मांगा करते, उतने ही कोड़े मुझ पर बरसते थे। पाँव में छाले आने लगे थे, खाना नहीं मिलता था। पिछले 1 साल मैंने बहुत कुछ झेला है तीर्थ करते वक्त। पिछले कुछ दिनों से सब अच्छा था। तब मैं समझ गई कि साड़ी पूरी तरह से लाल हो चुकी है और अब तुम मुझसे कुछ नहीं मांग सकते। सुशील और रोशनी दोनों कमला की बातें सुनकर रोने लगे। हमें माफ कर देना अम्मी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हम आपको अब खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अम्मी। आपकी सेवा करना ही आज से धर्म होगा हमारा। रोशनी और सुशील कमला का बहुत ख्याल रखने लगे और उनकी देखभाल दोनों बहुत अच्छे से करने लगे। कमला उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी और अपनी जिंदगी उनके नाम बिताने लगी। नितिन की नई नई शादी हुई थी और वो रेखा के साथ फाटकपुर कस्बे में जिंदगी बिताने आया था। रेखा पढ़ी लिखी और बेहद होशियार लड़की थी, लेकिन नितिन की पढ़ाई बचपन में ही छोड़ने के कारण उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी और वो पप्पू के दुकान से चादर और रजाई लेकर दूर दूर के कस्बों में साइकिल से बेचा करता था। हमेशा अलग अलग कस्बों में चादर और रजाई बेचने के कारण कस्बे वाले नितिन को कोई इज्जत नहीं देते थे। इन सारी बातों से रेखा बेहद निराश हो गई। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं जी? मुझे बेहद बुरा लगता है जब आप साइकिल से गलियों में घूमते हैं। मगर मुझे कुछ और आता भी तो नहीं है, मैं और करूँगा क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये काम छोड़ दीजिए और कुछ और करना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं। अरे मेरी जान, अगर मैंने साइकिल से चद्दर बेचना भी बंद कर दिया तो हम खाएंगे क्या और पहनेंगे क्या? मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ी लिखी और ज़हीन औरत हो, मगर मैं तुम्हारी कमाई के भरोसे नहीं रहना चाहता। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। रेखा के कहने पर भी नितिन ने जिद नहीं छोड़ी और साइकिल से रजाई बेचने का धंधा शुरू रखा। एक दिन पप्पू ने नितिन को रजाई और चादर देने से मना कर दिया। नितिन, आज से तुम्हें मेरी दुकान से चद्दर और लिहाफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर बैठ सकते हो। मगर जनाब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने क्या गलती कर दी है? इसलिए कि तुम्हारे गांव-गांव चद्दर बेचने से मेरे पास काफी शिकायतें आ रही हैं और वैसे भी हमें दूसरा आदमी मिल गया है जिसे मैं अपनी चद्दर और लिहाफ दूंगा। वो उसे बेचकर मुझे तुमसे ज्यादा मुनाफा देगा। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई हुजूर? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं क्या करूंगा? इस काम के अलावा मैंने और कुछ किया भी नहीं है। मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी भी नहीं। अब मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अपना ध्यान रखना। नितिन हताश और परेशान होकर अपने घर लौट आया। घर जाकर उसने सारी बातें अपनी बेगम रेखा को बताई। कोई बात नहीं जी, मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप इस धंधे को छोड़ दीजिए। अगर आप तभी मेरी बात मान लेते तो आपको इतनी जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस दिन मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। नितिन को उदास देखकर रेखा किचन से शीरा लेकर आ गई और कहने लगी, मैंने आज आपके पसंद का शीरा बनाया है जिसे खाकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। अच्छा, जरा चखाओ तो कैसी बनी है। नितिन रेखा से शीरा लेकर खाने लगता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। वो शीरे का धंधा करने की सोचता है।
अरे जैनेमन, एक बात कहूँ, क्यों न हम खीर का कारोबार करें? तुम इतना अच्छा खीर बनाती हो, हम इस बात का फायदा उठाएं। बस इसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत होगी, मगर हम कमाई अच्छी करेंगे। आपने तो मेरे मन की बात कह दी जी। मैं तो कब से चाहती थी कि हम दोनों मिलकर कुछ करें। वैसे कुछ पैसे हैं हमारे पास जिससे हम ये व्यापार शुरू कर सकते हैं। हम कल से ही शीरा बनाकर बेचना शुरू कर देंगे। और अगले ही दिन नितिन और रेखा ने शीरे की दुकान खोल दी। पहले दिन उनकी बिक्री बेहद अच्छी हुई। लोग जी भर कर शीरा खाते और उन्हें मुनाफा भी होने लगा। हमारी तरकीब काम कर गई लगता है। मैंने जिंदगी में पहली बार खुद से कुछ करने की कोशिश की और सफल हो गया। भगवान करे कि ऐसे ही हमारा मुनाफा बढ़ता रहे। आखिर आपके साथ मैं जो हूँ। चलिए अब आप जाइए और दूध लेकर आइए। हमें कल की दुकान के लिए सामान भी खरीदना है। नितिन दूध लाने रमेश की दुकान पर जाता है। दूध की दुकान पर जाते ही वो देखता है कि वहाँ पर उसका पुराना मालिक पप्पू भी बैठा है, जो रमेश का बेहद अच्छा दोस्त है। अरे नितिन भाई साहब, आइए, बताइए कितना दूध चाहिए? जी मुझे 20 लीटर दूध चाहिए। 20 लीटर दूध? तुमने अब दूध का कारोबार शुरू कर दिया क्या? नहीं रमेश जी, मैं और मेरी बीवी हम इस दूध का खीर बनाकर बेचते हैं। इतना कहकर नितिन दूध लेकर अपने घर चला गया। लेकिन पप्पू को ये बात हजम नहीं हुई। वो रमेश के साथ मिलकर साजिश रचने लगा। ये 2 कौड़ी का इंसान आज इतना ताव दे रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने ही इसे नौकरी से निकाला था। आज मेरे सामने इतना ताव दिखाकर चला गया। ये दोनों मियाँ बीवी मेहनत कर रहे हैं। पहले ये 5 लीटर दूध के खीर बनाया करते थे, उसके बाद 10 और अब 20। दिन पर दिन मेरे दूध की बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। पप्पू रमेश से नितिन की तारीफ सुनकर जलने लगता है। तो तुम सिर्फ दूध ही बेचते रहोगे या खुद भी कुछ करोगे? मैं तो कहता हूँ तुम खुद के खीर का बिजनेस शुरू कर दो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और मेरा एक निकम्मा बेटा भी है जो आजकल कुछ नहीं कर रहा है। वो भी तुम्हारे इस कारोबार में मदद करेगा। सोच तो तुम्हारी अच्छी लग रही है और मेरी मंजूरी भी है, मगर मुनाफा आधा आधा ही रहेगा। पप्पू के कहने पर रमेश उसकी बात मान गया और उसने पप्पू के बेटे राजू के साथ मिलकर एक खीर की दुकान शुरू कर दी और धंधा करने लगा। दुकान तो बेहद बड़ी थी, लेकिन ग्राहक बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। इससे परेशान होकर वो बोला, आज ज्यादा खरीदार नहीं है। जरूर सब उस नितिन की दुकान पर खीर ले रहे होंगे। हमने तो अब हमारे दूध की दुकान से उसे दूध देना भी बंद कर दिया है, फिर भी उसकी दुकान खूब चल रही है। क्यों न हम गांव भर में अफवाह फैला दें कि नितिन की दुकान की खीर मिलावटी और नकली है। वो नुकसानदायक चीजें खीर में डालकर बेचता है। मानना पड़ेगा, तुम आखिर हो अपने बाप के ही बेटे। कर लो जैसा तुम्हें ठीक लगे। राजू ने ठीक वैसा ही किया। पूरे कस्बे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये अफवाह फैला दी कि नितिन के दुकान का शीरा मिलावटी है। पूरे कस्बे में नितिन के दुकान की ये बात आग की तरह फैल गई। लोगों ने नितिन के दुकान पर आना बंद कर दिया। इस बात से फिर से नितिन परेशान हो गया। ये जरूर उस पप्पू और उसके बेटे राजू की चाल है और इनका साथ रमेश भाई भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इनसे मुनाफा हो रहा है। हमारे ग्राहक हमसे छीन रहे हैं जी। पता नहीं ये अफवाह हमारे बारे में कौन फैला रहा है। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम पूरे कस्बे में ये बात फैला दें कि हम मिट्टी की खीर बना रहे हैं। मिट्टी की खीर? ये क्या है? मैं समझाती हूँ। लोगों को लग रहा है कि हम मिलावट कर रहे हैं। हम जोरों शोरों से अपने मिट्टी के खीर का विज्ञापन करेंगे, अपने मिट्टी के खीर की तशहीर करेंगे और हम मिट्टी के बर्तन में उन्हें खीर बनाकर सामने खिलाएंगे। इससे हमारा तशहीर भी हो जाएगा और हमारी दुकान भी चल जाएगी। तो देर किस बात की, मैं अभी से ही इसका सारा बंदोबस्त करना शुरू कर देता हूँ। रेखा के ऐसा कहने के मुताबिक नितिन ने पूरे गांव में तशहीर की
मिट्टी के खीर की चर्चा पूरे कस्बे में होने लगी। लोग दूर दूर से मिट्टी का खीर देखने के लिए आने लगे। जब लोगों ने मिट्टी के खीर को देखा तो लोग दंग रह गए और नितिन की दुकान से खीर लेकर खाने लगे। लोगों को इतनी मोहब्बत से खीर खाते हुए देख रेखा बोलती है, खीर में मिट्टी के सारे गुण हैं। ये खीर हमारे लिए बेहद सेहतमंद है और हमें ताकत भी देती है और साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन्स भी देती है। जाने मन, आखिर तुम्हारी समझदारी काम आ ही गई। क्या अभी? नितिन और रेखा का धंधा पहले से 2 गुना बढ़ गया और इसी कारण से रमेश को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। पप्पू और उसका बेटा राजू मानो हंसना ही भूल गए और इधर दोनों शौहर और बेगम खुशी खुशी रहने लगे। अर्जुन अपनी बीवी आरती के साथ रात के 1 बजे अपनी कार में रोमांटिक सॉन्ग सुनते हुए कार ड्राइव कर रहा था। अर्जुन, अब तो बता दो, ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो इतनी रात को हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं? अरे डार्लिंग, मैंने कहा ना कि सरप्राइज है। बस 1 घंटा और पेशेंस रख लो। मुझे यकीन है कि तुम वो सरप्राइज देखकर खुशी से पागल हो जाओगी। नहीं अर्जुन, प्लीज, मुझे अभी जानना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर नहीं बताओगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और मैं अब और पेशेंस नहीं रख सकती। बस। ओफो आरती, तुम हर बार मेरे सरप्राइज सस्पेंस का मजाक किरकिरा कर देती हो। अब मुंह मत फैलाओ। सुनो, मैंने होटल शालीमार के पास एक फार्म हाउस खरीदा है। हम अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर हम वहीं पर पार्टी करेंगे। क्या तुमने होटल शालीमार के पास फार्म हाउस खरीदा है? क्या तुम नहीं जानते होटल शालीमार और वहाँ का आसपास का इलाका हॉन्टेड है। उसके आसपास भी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। अरे होटल शालीमार किसी जमाने में जाना माना होटल था, मगर अब वो वीरान पड़ा है। ये सिर्फ अफवाहें हैं आरती, ताकि वहाँ के आसपास की प्रॉपर्टी लोग ना खरीदें। मैं इन बातों को नहीं मानता। अर्जुन अपनी पत्नी आरती को अपना नया फार्म हाउस दिखाने जा रहा था। फार्म हाउस होटल शालीमार के 5 किलोमीटर आगे बना हुआ था। अचानक अर्जुन ने होटल शालीमार के ठीक सामने बड़ी तेजी से कार की ब्रेक्स लगा दी। अर्जुन, क्या हुआ? इस मनहूस होटल के सामने अचानक से कार क्यों रोक दी? लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है आरती। उस कार को देखो, वो हूबहू हमारी कार जैसी दिख रही है। ओह माय गॉड, पता नहीं कौन बेचारा होगा। चलो देखते हैं, शायद उसे हमारी जरूरत हो। आरती के साथ तेजी से उस कार के नजदीक जा पहुंचा, पर कार के अंदर का नजारा देखते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमी और औरत तो हूबहू हम जैसे दिख रहे हैं और कार भी बिल्कुल हमारी कार जैसी है। क्या हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? अर्जुन और आरती को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपना ही अक्स देख रहे हों। हे मालिक, मैंने बोला था ना कि ये होटल शालीमार हॉन्टेड एरिया में आता है। ये क्या चक्कर है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक साथ 2 लोग सपना कैसे देख सकते हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चलो यहाँ से जल्दी चलो। अर्जुन और आरती जैसे ही अपनी कार की ओर मुड़े, उन्हें पीछे से उन्हीं के हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। दोनों ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। ओह गॉड, इतनी जख्मी हालत में ये लोग हंस कैसे रहे हैं? और इनकी हंसी भी हमारी तरह ही है। अर्जुन, जल्दी करो, भागो यहाँ से। मुझे तो यहाँ भूत प्रेत का साया लगता है। आरती और अर्जुन के हमशक्ल का शरीर खून से लथपथ होते हुए भी लगातार हंस रहे थे और देखते ही देखते उनके हमशक्ल ने भागते हुए अर्जुन और आरती की गर्दन अपने हाथ लंबे करके दबोच ली और उन दोनों की गर्दन उखाड़ दी। अर्जुन और आरती की चीख शालीमार एरिया में गूंज गई। अर्जुन और आरती के पीछे ही एक बाइक पर रोहन और रवि भी थे। अर्जुन और आरती की चीख रोहन को सुनाई दी। यार रवि, गाड़ी साइड में तो लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीखा हो। अबे नहीं यार, तुझे वहम हुआ होगा। रोहन और रवि ने गाड़ी सामने लगाई ही थी कि तभी उनकी नजर कुछ दूर एक स्थान पर पड़ी। अबे यार, वो क्या है सामने? ये तो कोई होटल है भाई।
हाँ यार, ये तो होटल है, मगर मैंने तो सुना था कि यहाँ सालों पहले कोई होटल हुआ करता था। मगर जैसे ही वो इस होटल के अंदर पहुँचे, वहाँ की लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। अबे सामने कोई होटल है तो चलो पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे भाई, इस होटल में कोई है क्या? कुछ खाने को मिलेगा? हाँ भाई साहब, लाइट चली गई है, खाना मिल जाएगा, क्या खाओगे? अरे भाई, नॉन वेज में जो स्पेशल हो ना वो ले आओ। आप लोग बैठो, मैं भिजवाता हूँ। कुछ ही वक्त बाद वेटर खाने की 2 प्लेटें रोहन और रवि के सामने रखकर चला गया। वो लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। अरे यार, नॉन वेज तो बहुत लजीज लगा, लेकिन तुमने ध्यान दिया कि जो वेटर खाना देने आया था उसका हुलिया कुछ तेरे जैसा दिख रहा था। अबे हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था, और उस होटल के मालिक की आवाज तेरे जैसी लग रही थी। चल उन दोनों को करीब से देखते हैं। जैसे ही रवि और रोहन ने होटल के मालिक और उसके नौकर को मोबाइल की रोशनी से करीब आते हुए देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन दोनों के मुंह से चीख निकल गई। ओए उफ, नहीं, अबे ये दोनों तो कितने भयानक हैं और ऐसी हालत में भी हंस रहे हैं। आज खाने में तुम्हें हमारी आंखों का स्वाद कैसा लगा? और हमारी कटी हुई उंगलियां स्वादिष्ट थी या नहीं? दरअसल दोनों एक खंडहर में खड़े थे। रोहन और रवि खंडहर हो चुके होटल शालीमार के अंदर थे और एक दूसरे की आंखें और उंगलियां निकालकर खा चुके थे। अचानक रोहन और रवि के हमशक्ल ने उन दोनों को दबोच लिया और उन दोनों की गर्दन उखाड़कर फेंक दी। दूसरे दिन उन चारों की लाशें वहाँ की पुलिस को मिली। शहर के आईजी शिंदे इंस्पेक्टर वर्मा को डांट रहे थे। अरे व्हाट नॉनसेंस मिस्टर वर्मा, ये चल क्या रहा है? एक ही रात में 4 लोगों का बेरहमी से खून। सर, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं जानता मिस्टर वर्मा, मुझे इन दोनों हादसों की पूरी डिटेल चाहिए। आखिर इनकी मौत के पीछे क्या वजह है? सर मैंने यहाँ के आसपास के लोगों से भी जानकारी ली है। मुझे पता चला है कि जिस खंडहर पर इन लोगों की लाश मिली है वो खंडहर किसी जमाने में होटल शालीमार के नाम से जाना जाता था और वो हॉन्टेड है सर। हॉन्टेड है मतलब? अरे सर, पास के गांव वालों ने बताया है कि उस जगह पर अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं और पहले भी इस तरह की घटनाएं वहां पर घटी हैं सर। क्या बकवास है मिस्टर वर्मा, लोगों ने कहा और तुमने मान लिया। आज रात तुम उस खंडहर में जाओगे और मैं भी वहां पर पहुंचता हूं, समझे? उसी रात इंस्पेक्टर वर्मा अपनी पुलिस जीप में उस खंडहर के करीब पहुंचा ही था कि उसने देखा कि वहां एक पुलिस जीप पहले से ही खड़ी हुई थी। जैसे ही इंस्पेक्टर वर्मा में बैठे शख्स के करीब पहुंचा तो वो बौखला गया, क्योंकि जीप में आईजी शिंदे नहीं, खुद इंस्पेक्टर वर्मा बैठा हुआ था। अरे कौन हो तुम? मेरा भेस बदलकर पुलिस जीप में यहाँ क्या कर रहे हो? आईजी शिंदे कहाँ हैं? इससे पहले दूसरा इंस्पेक्टर वर्मा एक और पुलिस जीप वहाँ आकर रुक गई, पर ये क्या, वो दोनों पुलिस वाले आईजी शिंदे के शक्ल के थे। ये साला हो क्या रहा है? मेरी शक्ल का दूसरा आदमी और दो आईजी शिंदे। अगले ही पल दोनों आईजी शिंदे और इंस्पेक्टर वर्मा की शक्ल वाले चारों पुलिस वालों ने एक दूसरे पर रिवॉल्वर तान दी और होटल शालीमार का एरिया गोलियों की आवाज से गूंज उठा। होटल शालीमार एरिया में असमय हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह आईजी शिंदे और इंस्पेक्टर की डेड बॉडी मिली है। ऐसा लगता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से शूट किया है।